बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पल्मिनोलॉजी। तो पल्मिनोलॉजी में सबसे पहला डिजीज़ है एस्थमा। तो एस्थमा के अंदर आपने इसको रिस्क फैक्टर की बेस पर दो में डिवाइड कर देना है, एटॉपिक और नॉन एटॉपिक एस्थमा। जो एटॉपिक एस्थमा होता है इसमें आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलती है, और नॉन एटॉपिक एस्थमा में फैमिली हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती होती। एटॉपिक एस्थमा में आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर से एलर्जी मिलेगी, लाइक डस्ट से, पोलन से, फूड से। ओके, जबकि जो कि नॉन एटॉपिक एस्थमा होता है या नॉन एलर्जिक वाला एस्थमा, ये कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा और नीमोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और एस्थमा के अंदर आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो होती है वीज, दूसरा होता है वीज है, दूसरा डिस्निया, और तीसरा चेस्ट पेन और कफ है, बल्कि कफ यानी वीज, डिस्निया और कफ होता है। वीज के बारे में रट्टा मारना है कि वीज रिकरेंट होती है, बायलैटरल होती है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों पे देखने को मिलती है। दूसरा है डिस्निया, डिस्निया सीवियर होता है और ये रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कफ, कफ इनिशियली ड्राई होती है, नॉन प्रोडक्टिव होती है। ओके, फिर ये प्रोडक्टिव कफ में कन्वर्ट हो जाती है, और इस कफ के जो स्पूटम लेते हैं ना, उसमें 3C होते हैं। उस 3C में कैरियोला बॉडी, कर्शमन स्पायरल और चारकोल लीडन क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिल सकती है। जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे तो इसमें आपको पल्सेस पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा, लेकिन ये पल्सेस पैराडॉक्सस एक्यूट सीवियर अस्थमा में देखने को मिलता है। यानी अगर किसी पेशेंट को एक्यूट सीवियर अस्थमा हो, जिसको स्टेटस अस्थमेटिकस कहते हैं, कब लेबल करते हैं? जब 200 लीटर से कम हो, जो होता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, या 33% से कम हो जाए, तब इसको बोलते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा। ओके, या स्टेटस अस्थमेटिकस है। स्टेटस अस्थमेटिकस के अंदर आपने क्या करना होता है? स्टेटस अस्थमेटिकस की इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी होती है। और स्टेटस अस्थमेटिकस में आपने कैसे डायग्नोस करना होता है? ओके, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है? आपको टैकिपनिया मिलता है, टैकीकार्डिया मिलता है, पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलता होता है, साइलेंट चेस्ट आपको देखने को मिल सकती होती है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन को इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा पर्सन ना एक ही सांस में पूरे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं अस्थमा के, एक तो इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा कोई एलर्जेंस होती है। ओके, निमोनिक है, सेट SAID, S से स्मोकिंग, A से एयर पोल्यूशन, I से इनहेल्ड एलर्जन, और D से आपकी ड्रग्स आ जाती है। ओके, अब ड्रग्स में आपने ABC से रट्टा मारना है, A से एस्पिरिन, B से बीटा ब्लॉकर, C से आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज है, कोल्ड वेदर और इमोशनल स्ट्रेस है, ये वही रिस्क फैक्टर है जो एंजाइना के भी थे। इसके अलावा नेक्स्ट है कि बीटल नट्स होते हैं, अस्थमा को एग्रेवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एरिकोलिन होता है। एरिकोलिन मैथाकोलिन जैसा काम करता होता है, और मैथाकोलिन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अब हम इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। एक तो सिंपल अस्थमा की मैनेजमेंट है जो स्टेप वाइज होती है, और एक मैनेजमेंट होती है एक्यूट सीवियर अस्थमा की। इन दोनों की मिक्स नहीं करनी। अगर सिंपल अस्थमा की मैनेजमेंट है, इसके कुछ आपने स्टेप्स बनाने हैं, स्टेप 1 2 3 4 5। स्टेप 1 में आप साबा देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें आपकी एल्ब्यूटिरोल, जिसको साल्ब्यूटामोल या वेंटोलिन कहते होते हैं, इसके अलावा टर्ब्यूटलिन है। ओके, और स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं? स्टेप 2 में आप साबा के साथ लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपकी एग्जांपल होती है बैक्लोमेथासोन या फ्लूटाकिसोन। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं? लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड साबा के साथ आप लाबा ऐड करते हैं। लाबा में आपके साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल है। स्टेप 4 में आप मीडियम डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करते हैं। और स्टेप 5 में आप हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर देते हैं, और साथ में दो इजाफी चीज़ें देते हैं। दो इजाफी चीज़ों के अंदर आपने याद करना है कि ओरल स्टेरॉइड है, प्रेडिनिसोलोन है, और एंटी-IgE ओमेलिजुमाब होती है। क्लियर? इसके अलावा एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो कि सीवियर अस्थमा में करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी है। और एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है, तो इसमें आपने एक्सरसाइज करने से पहले आपने साबा देनी होती है और क्रोमालिन देनी होती है। नेक्स्ट इज एक्यूट सीवियर अस्थमा। एक्यूट सीवियर अस्थमा को स्टेटस अस्थमेटिकस भी कहते होते हैं। तो इसकी सबसे पहले आपने डायग्नोसिस बनाना होता है, क्लिनिकल बनाते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन आपने रट्टा मारना कैप से CAP। ओके, C से आपका चेस्ट एक्सरे आ जाएगा, A से ABG आ जाएगा, P से पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट आ जाएगा। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब इसका जो एक्यूट सीवियर अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है, और एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहले आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देनी है, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन को आपने 92 से ऊपर रखना होता है, वैसे 95 96 तक रखना होता है। नंबर 2, आपने हाई डोज इनहेलर साबा देना होता है। साबा को नेबुलाइजर की फॉर्म में दोगे। कौन सा साबा दोगे? साल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूटिरोल या वेंटोलिन दे दोगे, और साथ सामा भी ऐड कर दोगे। सामा शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है, जिसमें आप इप्राट्रोपियम आ जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें ओरल प्रेडिनिसोलोन है या IV हाइड्रोकॉर्टिसोन है। इसके अलावा और क्या दोगे? IV माइनोफालिन इस्तेमाल कर सकते हैं। IV फ्लूइड्स दोगे, वो पोटेशियम दोगे क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट देने की वजह से हाइपोक्लीमिया हो सकता है। IV मैग्नीशियम दे सकते हो जो कि ब्रोंकोडायलेटर करता होता है। एंटीबायोटिक दोगे, प्रोफाइलेक्टिक के लिए नहीं देते अगर किसी को रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। अगर इन सारे मेजर से ठीक नहीं हो रहा तो आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी होती है या एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करनी होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये मैनेजमेंट आ जाएगा। इसके बाद अस्थमा की कैसे डायग्नोस बनाओगे? नंबर 1, आपको कंपैटिबल क्लिनिकल हिस्ट्री मिलनी चाहिए, लाइक FEV1 क्या होगा 20 सॉरी यहाँ पे याद रखना है 12
20-15, ओके, यानी FEV1 अगर 12% तक इंप्रूव हो जाए आफ्टर द ब्रोंकोडायलेटर, 12% का मतलब है 200 ml है, या 20% की डायर्नल वेरिएशन आपको देखने को मिले फॉर 2 वीक्स है, या फिर FEV1 15% से ज़्यादा डिक्रीज होगी आफ्टर 6 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। 12, 20 और 15 को रट्टा मार लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन का आपने एक पूरा पैटर्न तैयार करना है। ओके, CBC, ESR, CRP करा लोगे, LFT, RFT करा लोगे, बेस लाइन्स है। फिर आपने क्या करानी है, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपने बेस लाइन्स के बाद आपने कराना होता है स्पायरोमेट्री, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। और मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपकी 3 चीज़ें कम हो जाती है, 3 चीज़ें बढ़ जाती है। जो 3 चीज़ें कम होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, वो आपकी कौन कौन सी होती है? जो 3 चीज़ें कम हो जाती है वो होती है आपकी FEV1 FVC ओवर और FEV1 ओवर FVC रेशो 70% से कम हो जाती है। और जो 3 चीज़ें बढ़ जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें बढ़ जाती है। बाकी वन सेकेंड स्पायरोमीटर में लिखा है कि FEV1 वगैरह क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, 12% तक इंप्रूव कर जाती है आफ्टर एडिशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सस्पेक्टेड एस्थमा है, लाइक क्लिनिकल फीचर सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन स्पायरोमेट्री नॉर्मल आ गई है, तो आपने मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करना होता है। 20 माइक्रोग्राम मेथाकोलिन दोगे, जिसकी वजह से 20% तक आपको FEV1 की रिडक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप इमेजिंग पे आओगे। इमेजिंग के अंदर एक्सरे टेस्ट कराओगे। एक्सरे टेस्ट में आपको हाइपर इन्फ्लेटेड या हाइपर ट्रांसलूसेंट लंग देखने को मिल सकता है। HRCT ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ओके, लंग्स के डिजीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट CBC करा लोगे। CBC में आपको इओजिनोफिलिया आपको देखने को मिल सकता होता है। सीरम पेरियोस्टिन लेवल करा लोगे, IgE लेवल करा लोगे, ज़्यादा मिलेगा। स्पुटम एग्जामिनेशन में आपने को बताया था कि 3C मिलती है, कर्शमन, स्पाइरल, चारकोल, लिडन क्रिस्टल और कैरियोला बॉडी है। और ABGs कराओगे, आपको हाइपोक्सी और हाइपरकैप्निया देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अगर कोई पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा, लाइक इसको टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है। टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर का मतलब है ऑक्सीजन कम हो गई है, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया कब लेबल करते हैं, जब 60 से कम होता है या CO2 ज़्यादा हो गई है, 40 से ऊपर हो गई है, तो उसको टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर लेबल करते हैं। जब टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर होगा तो आपने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पहले करनी होती है, जिसको बोलते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे वेंटिलेशन, ओके, या बाई लेवल एयरवे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ओके, बीपाप करते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तब आपने इन्वेसिव वेंटिलेशन करनी है, जो कि एंडोट्रैकियल ट्यूब वाली होती है। नेक्स्ट है एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है। एज 40 से ऊपर होती है। COPD का डायग्नोस केस होगा लेकिन सीवियर सिम्टम हो गए, कफ स्पुटम देखने को मिल सकता है, ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक है। अब इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, वही ट्रिगरिंग फैक्टर है जो आपको मैंने एस्थमा में बताए थे। स्मोकिंग है, अल्कोहल तो होगा नहीं यहाँ पर। एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग है, कोल्ड डस्ट का एक्सपोजर है, इन्फेक्शन की वजह से है। ओके, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD की सेम मैनेजमेंट है। ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, बस यहाँ पे याद रख लेना कि 24 या 28% तक देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। और कौन से मास्क से देते हैं, वेंचुरी मास्क से देते हैं, ताकि PaO2 का आप 60 से ऊपर रखे। ठीक हो गया, ओके, या आपने रट्टा मार लेना है। दूसरा आपने याद रख लेना कि ब्रोंकोडायलेटर दोगे, साबा और साबा सेम वही वाले है। ओरल प्रेडनिसोलोन दोगे, एंटीबायोटिक दोगे लाइक अमाइनो पेनिसिलिन है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करोगे, अगर वो फेल हो जाती है तो आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करोगे और डायूरेटिक्स दे सकते हैं एडिमा के लिए। और याद रख लेना कि अगर आपने COPD वाले पेशेंट में सर्वाइवल को बढ़ाना है, मोर्टेलिटी को कम करना है, तो स्मोकिंग को छुड़वाना है और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले वही आपने बेस लाइन्स करानी है, CBC, ESR, CRP है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, स्पायरोमेट्री वाले। फिर इमेजिंग करानी है, इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे है और इसके अलावा HRCT आ जाता है। क्लियर, और लंग के वॉल्यूम को मॉनिटर करना होता है। कैसे करोगे, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से और प्लैथिस्मोग्राफी से करोगे, ओके। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल करा लोगे, ABGs करा लोगे, ECGs वगैरह करा लोगे। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। इसके बाद गोल्ड्स क्लासिफिकेशन बताई हुई है COPD की। इसमें आपने इसको 4 में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ओके। जो 1 वाला होता है माइल्ड होता है, 2 वाला मॉडरेट, 3 वाला सीवियर और वेरी सीवियर 4 वाला होता है। इन सब के अंदर FEV1 ओवर FVC रेशो 70% से कम है। कैसे डिवाइड करना है, FEV1 की बेस पर। अगर FEV1 80% से ज़्यादा है तो वो टाइप 1 आ जाएगा, माइल्ड आ जाएगा। अगर 50 to 79 है तो टाइप 2 आ जाएगा। अगर 30 to 49 है तो टाइप 3 सीवियर आ जाएगा। 30 से कम है तो वेरी सीवियर आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में आपको जो लार्जर एरियाज होती है उनकी डायलेटेशन देखने को मिलती है। तो इसमें पेशेंट को पहले TB की हिस्ट्री होगी, क्रॉनिक डेली कोपियस प्रोडक्शन होगी स्पुटम की, ओके, यानी क्रॉनिक होगी, यानी प्रोडक्टिव कफ मिलेगी, कोपियस स्पुटम आपको देखने को मिलेगा, इस डिजीज में देखने को मिलता है। और आपको हिमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। अब ऑस्कल्टेशन करोगे तो आपको इंस्पायरेटरी कोर्स क्रैकल्स देखने को मिल सकते हैं। क्रैकल्स आपको और किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, निमोनिया में, ओके, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद।
ओके। तो आप क्या क्या टेस्ट कराओगे ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर? आप सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, बेस लाइन्स करा लोगे, वो तो मैं इनको नहीं बोलूँगा। इसके बाद आप स्पायरोमेट्री करा लोगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लोगे, इसमें वही आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, फिर आप इमेजिंग कराओगे, इमेजिंग में एक्सरे चेस्ट है, एक्सरे चेस्ट में आपको थिक एंड एयर वाल मिलेगी, ब्रोंकिएक्टिक एरियाज आपको देखने को मिल सकते हैं। HRCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और आप सिलेरी फंक्शन को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैकराइन टेस्ट करोगे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को चेक करने के लिए। अगर 20 मिनट से ज़्यादा का हो गया, क्लियर होने में टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब है सिलिया से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपने 3P याद रख लेने हैं। फिजियोथेरापी, ओके, इसके अलावा आपने याद रख लेना कि फिजियोथेरापी होता है, इसके अलावा पिपार्सिलिन टैजोबैक्टीरियम है, और पी से परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन है। तो फिजियोथेरापी में पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं। ओके, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क लगा देते हैं, या मैकेनिकल ऑसिलेटरी डिवाइसेस है फ्लटर वाल्व के तौर पर। ओके, और जो पिपार्सिलिन टैजोबैक्टीरियम है, ये एंटीबायोटिक के तौर पर काम आती है। और हिमोप्टेसिस के लिए आप परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं निमोनिया के अंदर। निमोनिया के अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर मिलता है विद राइगर्स एंड चिल्स मिलता होता है, ठीक है। और आपको कफ मिलती है। ओके, इनिशियली जो कफ होती है वो ड्राई होती है, नॉन प्रोडक्टिव होती है, लेकिन वो प्रोडक्टिव कफ में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको प्लूराइटिक चेस्ट पेन मिलता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन का मतलब है कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन होगा वो कफिंग की वजह से, ब्रीदिंग की वजह से देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। जैसी पोजीशन चेंज करेगा तो उसको चेस्ट में पेन मिलेगा, और डल परकशन आउट होगा, और क्रैकल्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। और निमोनिया की ग्रेडिंग के लिए एक स्कोर यूज़ करते हैं। स्कोर का नाम है कर्ब स्कोर। C से कन्फ्यूजन, U से यूरिया जो कि 7 से बढ़ जाता होता है, R से रिस्पायरेटरी रेट जो कि 30 से ज़्यादा का होता है, ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 होता है, और 65 है। अगर स्कोर कर्व स्कोर वैसे अगले सफ़े पे दिया हुआ है, कर्व स्कोर अगर 0 हो, ओके, लाइक यहाँ पे 0 से लेकर 1 हो तो होम मैनेजमेंट करनी होती है। ओके, अगर 2 हो तो आपने OPD मैनेजमेंट है, अगर 3 है तो इंडोर मैनेजमेंट करनी है, और 4 है तो आपने ICU में मैनेज करना होता है। और अगर 4 to 5 हो रहा तो आपने ICU में मैनेज करना है, जो कि सिनेरियो में था। इन्वेस्टिगेशनल मार्कर्स ऑफ सिवेरिटी, वो यानी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि सिवेरिटी को शो करती है। फिर हम वो पढ़ेंगे कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है जो कि सिवेरिटी को शो करती है। पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि सिवेरिटी को शो करती है, तो आपने याद रख लेना है कि सेप्सिस होगी, सेप्सिस की वजह से सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? यूरिया का लेवल था, ओके, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, और WBC का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब निमोनिया की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? निमोनिया की लोकल और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन होती है। लोकल जो कि उसी जगह पे होती है, तो जिस जगह पे निमोनिया होगा उस जगह पे पानी भर जाएगा, पैरानिमोनिक इफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पस वगैरह देखने को मिल सकती है उस एरिया में, एम्पाइमा हो जाएगा, ओके, एयर प्लूरल कैविटी में आ जाएगी, निमोथोरेक्स हो जाएगा। तो जो न्यूमैटोसील होता है ना, वो स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। लंग एब्सेस हो सकता है, प्लूराइटिस और ERDS हो सकता है। और आपको पता है कि जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया होता है, ओके, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको लोबार निमोनिया भी कहते हैं, वो के होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस की वजह से हो सकता है, और एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा लीजियनीला की वजह से देखने को मिलता है। वायरसेस जो कि निमोनिया करवा सकते हैं, उसमें आपका मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, ठीक है। और एक और बात याद रख लेनी है कि जो रस्टी स्पोटम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही में देखने को मिलता है, और रेड ब्राउन जेली स्पोटम, ओके, ये आपको देखने को मिलता है क्लैप्सिला में, जो कि अल्कोहलिज्म वाली में होता है। ओके, तो लोकल कॉम्प्लिकेशन निमोनिया की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैरानिमोनिक इफ्यूजन थी, एम्पाइमा था, लंग एब्सेस थी, ओके, ARDS था। जबकि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? सेप्टिक शॉक की कॉम्प्लिकेशन है कि रीनल फेलियर हो जाएगा, निमोनिक है RAMP, रीनल फेलियर, A से एरिथमियास, M से मायोकार्डाइटिस, और P से पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ड्यू टू ल्यूजिनिला निमोफिला। ल्यूजिनिला निमोफिला कब कंसीडर करना है? जब किसी पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड या लोबार निमोनिया हो रहा है, साथ में डायरिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हॉस्टल में या होटलों में रहता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इस केस में ल्यूजिनिला निमोफिला देखने को मिलता है। अब ल्यूजिनिला निमोफिला और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इन दोनों को ठीक करने के लिए CR देते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफैम्पिन। जबकि जो लोबार निमोनिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, उसके लिए आप लिफ्लॉक्सासिन देते हैं, और आप देते होते हैं जिथ्रोमाइसिन, ठीक हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे निमोनिया में? तो सबसे पहले आप वही CBC, ESR, CRP, RFT, LFT, यूरियल इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, चेस्ट एक्सरे करा लोगे, स्पुटम एग्जामिनेशन कराओगे, उसमें ग्राम स्टेनिंग या कल्चर करा लोगे, PCR करोगे, ओरोफेरेंजियल स्वैब का, यूरिन एंटीजन टेस्ट कराओगे ल्यूजिनिला के लिए। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लाइक आपने फ्लूइड देने होते हैं, IV फ्लूइड्स है, बेड रेस्ट करना होता है, फिर आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन आती है पहले, ओके, अगर रेजिस्टेंस आ गया तो आपने क्लैरिथ्रोमाइसिन या रिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी है, या जिथ्रो भी कर सकते हैं, या लीफ्लॉक्सासिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूराइटिक पेन हो रहा है तो पैरासिटामोल या एनसेड देनी है, और फिजियोथेरापी है। फीचर्स एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी, तो हाई मोर्टेलिटी से जो फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, कार्डिक फेलियर हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, लंग कैंसर है,
तो ये पुअर सिम्टम इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टीबी वाला टॉपिक है। टीबी वाले टॉपिक में क्या होगा, किसी पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होगा, नाइट स्वेट आपको देखने को मिल सकता होता है, ड्राई कफ है फॉर मोर देन 1 मंथ है, हिमोप्टिसिस देखने को मिल सकता है, डल परकशन आउट है, तो ये टीबी के पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो पल्मोनरी टीबी वाला सिनेरियो आ जाएगा। अब टीबी में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, सबसे पहले सीबीसी ईएसआर सीआरपी करा लोगे, स्पुटम स्टेनिंग कराओगे। अब टीबी वाला है तो टीबी के लिए जीएन स्टेनिंग या ओरामीन फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करा लोगे। स्पुटम कल्चर इज द इन्वेस्टिगेशनल चॉइस, तो लेवेंस्टीन जॉनसन मीडियम इस्तेमाल करोगे या मिडल ब्रूक एगर इस्तेमाल करोगे। चेस्ट एक्सरे कराओगे एपी या लैटरल व्यू में, इसमें यूनिलैटरल हाइल एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। लेटेंट टीबी को डायग्नोस करने के लिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज टेस्ट करा लोगे। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और सीरोलॉजी है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट के लिए आपने पहले 2 महीनों के लिए 4 ड्रग्स और फिर अगले 4 महीनों के लिए 2 ड्रग्स होती है। अब ड्रग्स कौन कौन सी है, मिमोनिक है RIPE। ओके, तो आर से क्या होता है, आर से रिफेम्पिन होता है, इसे एसिनियाजाइड होता है, इसके अलावा पी से पिराजिनामाइड, ई से एथिम्ब्यूटोल होती है। ओके, सही है। और एक बात याद रख लेना, एथिम्ब्यूटोल के अलावा बाकी जो सारी ड्रग्स होती है हेपेटाइटिस करवाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है। ओके, और इसको रोकने के लिए और ड्रग्स को देने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं डोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, जिसके अंदर आप सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ATT को, और वीक एक हफ्ते में 3 मरतबा करते हैं। तो इसमें 5 चीज़ें होती है। मिमोनिक है PSM2D। ओके, P से पॉलिटिकल कमिटमेंट है, S से आपका आ जाता होता है सर्विलेंस आ जाता है। ओके, M से माइक्रोस्कोपी आ जाता है, D से ड्रग सप्लाईज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग के क्या काज होते हैं। ब्रोंकियल ब्रीदिंग के 3 काज होते हैं, कॉन्सोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स है। और ऊपर वाले केस में डायग्नोस था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था। अब ATT और इनके साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं, तो ATT में आपका आइसोनियाजाइड होता है, आइसोनियाजाइड की वजह से पैरिथेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। बाकी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इथेम्ब्यूटोल के अलावा बाकी सब की वजह से हेपेटाइटिस होता है। ओके, रिफेम्पिन के अंदर आपको ऑरेंज रेड सिक्रेशंस आपको देखने को मिलती है। इथेम्ब्यूटोल में आपको आइस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ई से इथेम्ब्यूटोल, ई से आइस है। और इसमें रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है और कलर ब्लाइंडनेस होती है। पिराजिनामाइड में गाउट आपको देखने को मिलेगा, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर आपको ऑटोटॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद फिजिकल साइंस बताए हुए जो कि टीबी वाले पेशेंट में नोट करने होते हैं। इंस्पेक्शन के अंदर आपको टेकिपनिया, टेकिकार्डिया मिल सकता है, मसल वेस्टिंग मिल सकती है, पाल्पेशन में चेस्ट के एक्सपांशन कम हो जाती है, परकशन में डल परकशन नोट होता है, और ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड कम हो सकती है। इसके अलावा क्रैकल्स भी मिल सकते होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लंग कैंसर वाला टॉपिक है। तो लंग कैंसर वाला टॉपिक है, एक पेशेंट है जो कि स्मोकर है, उसको कफ है और स्पुटम वगैरह हो रहा है और हिमोप्टिसिस भी हो रहा है, और इसको राइट आर्म की वीकनेस है और डिफिकल्टी इन स्पीच है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस द ब्रोंकियल कार्सिनोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। अब इसको प्रोडक्टिव कफ क्यों हो रही थी, प्रोडक्टिव कफ और हिमोप्टिसिस क्यों हो रही थी, ड्यू टू सेंट्रल या एंडोब्रोंकियल ग्रोथ है। और इसको, और जो एक पेनकोस ट्यूमर होता है, पेनकोस ट्यूमर 2 चीज़ें करवाता होता है। एक तो C8 और T1 सेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड है उनकी वेस्टिंग देखने को मिलती है और वीकनेस होती है राइट आर्म की। इसके अलावा पेनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम में करवाता है, टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस आता है, और लैरिंजल नर्व को कंप्रेस करेगा, रिकरेंट लैरिंजल नर्व का, तो आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। तो व्हाट आर द फिजिकल साइंस जो कि न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। C8 और T1 फाइबर, C8 और T1 ये डैमेज हो जाएंगे। ओके, इंफीरियर रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो जाएगा, तो स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की वेस्टिंग हो जाती है। हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा ड्यू टू सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, अपर लिम्ब की मूवमेंट नहीं हो पाएगी ड्यू टू पैरास्थीसिया। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा ड्यू टू रिकरेंट लैरिंजल नर्व है। डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी ड्यू टू फ्रेनिक नर्व है। इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया हो जाएगा ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर इनटू चेस्ट वाल। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लंग कैंसर बताए हुए और उनके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमन कैंसर वैसे एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता होता है, फीमेल में और नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है मेल्स में होता है, स्मोकर में होता है, और ये हाइपर कैल्सीमिया करवा देता है बिकॉज ये PTH-RP प्रोड्यूस करता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा 3 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कराता है। ACTH प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कुशिंग हो जाएगा, ADH प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH हो जाएगा, और लैम्बर्ट ईटन मायोसिनिक सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लोगे, इन्वेस्टिगेशन है कि कुछ नॉन इन्वेसिव लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो बेस लाइन्स करानी होती है, CBC, ESR, CRP है। फिर आप एक्सरे चेस्ट करा लोगे, CT स्कैन, MRI करा लोगे, PET स्कैन करा लोगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लोगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट के अंदर। ओके, अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो बायोप्सी होती है, चाहे वो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी से लो या CT गाइडेड लो, और स्टेजिंग के लिए आप मीडियोस्टेनोस्कोपी या मीडियोस्टेनोटमी करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर जो कि स्मॉल सेल कैंसर में होती है, इसमें न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज है, न्यूरॉन सेल एडियन मालिक्यूल है, साइनेप्टोफाइजिन है और ल्यूसावन होता है। ट्रीटमेंट के अंदर सेगमेंटेक्टमी या नीमोनेक्टमी करते होते हैं, और कीमो या रेडियो इस्तेमाल करते होते हैं। कीमो रेडियो मेनली स्मॉल सेल कार्सिनोमा में करते होते हैं। नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में रिथिमा नोडोजम देखने को मिलता है। रिथिमा नोडोजम पेनफुल रेडिश रैश होता है ओवर द बोथ शिन्स। आर्थ्रोएल्जी, आर्थ्रोपैथी
लिम्फेडिनोपैथी होगा, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा होता है, प्रोग्रेसिव डिस्निया देखने को मिलता है, लोफ-ग्रीन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। लोफ-ग्रीन सिंड्रोम क्या होता है? हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ एरिथेमा नोडोसम होना और आर्थ्राल्जिया वगैरह भी होना, तो ये लोफ-ग्रीन सिंड्रोम होता है। ओके, तो सार्कोइडोसिस के क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं? सार्कोइडोसिस में चूंकि नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा है, तो टीबी में केजेटिंग ग्रैनुलोमा होता है, तो ये डिफरेंशियल में रखना है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लिम्फेडिनोपैथी है ना, तो आपने लिम्फोमा भी याद रख लेना है। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? अच्छा, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है ना सार्कोइडोसिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए होती है ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, स्टेजिंग के लिए होती है चेस्ट एक्सरे। उस स्टेजिंग में आप उसको 4 में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। 1 में से बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होता है, 2 में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट है, 3 में से पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट होती है, और 4th में आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलती होती है। स्टेज 1 और 2 में आपने रीअश्योरेंस करनी होती है और एनसेड इस्तेमाल करनी होती है। स्टेज 3 एंड 4 में आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक प्रेडिनिसोलोन देना होता है, और अगर रेजिस्टेंट है तो आपने स्टीरॉयड स्पेयरिंग ड्रग्स इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट है, एज़ेथियोप्रीन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है। ओके, ऑलमोस्ट या थैलिडोमाइड आ जाएगा, और लंग की ट्रांसप्लांटेशन भी आ जाएगा। ओके, और इसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है सार्कोइडोसिस में, वो होती है कि क्या होती है काज ऑफ डेथ? यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, कार्डिक डिजीज की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस को एक्सटेंसिव एलर्जिक अल्विलाइटिस भी कहते हैं, बर्ड फैंसी लंग भी कहते हैं, या फार्मर लंग भी कहते हैं। इसमें आपको फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, कफ, फीजिंग और डिस्निया, लेकिन कोई ना कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मिलेगी, लाइक कबूतर उड़ाते हैं इस तरीके से, और आपको एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंस्पायरेटरी स्क्वीक्स। ओके ओके, इंस्पायरेटरी स्क्वीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि डायग्नोस करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्विलाइटिस है, जो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस है। टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलता होता है। अब इसमें क्या क्या करवाएंगे? ओके, तो इसमें आप पहले तो आप वही बेस लाइन्स करा लोगे, CBC, SR, CRP, या इमेजिंग कराओगे, एक्सरे, चेस्ट और HRCT जिसमें कंसोलिडेशन मिलेगी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओगे जिसमें आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम कम होता है, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सीरोलॉजी कराओगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें IgG और IgA का लेवल बढ़ जाता होता है। और ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, इसमें वंस अगेन कंसोलिडेशन या फाइब्रोसिस मिलेगा। अब तमाम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस के अंदर आपने उस ऑक्यूपेशन को आपने रिमूव करना होता है। इसके अलावा अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का, लाइक आप ग्लव्स इस्तेमाल करो, मास्क इस्तेमाल करो, प्रेडिनिसोलोन इस्तेमाल करो, और अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, तो आपने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा? किसी को कोई फ्रैक्चर, पैल्विक फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद ARDS हुआ है, उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। या कोई लॉन्ग फ्लाइट है, स्टेसिस है, इमोबिलिटी है, उसकी वजह से DVT होगा, और DVT की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। और जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, वो रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। ओके, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाते हैं? डी डायमर्स कराते हैं। डी डायमर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होते। डैट मीन्स ये PSM में ज़्यादा होते हैं। PSM में निमोनिया, सेप्सिस और MI है। ECG कराओगे, मोस्ट कॉमन जो पैटर्न मिलेगा वो साइनस टैकीकार्डिया होता है। इसके अलावा मैकगिन वाइट साइन मिल सकता है, दिस इज कॉल्ड S1Q3T3, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकती है। CBC, ESR, CRP ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ABG में आपको रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस देखने को मिलता है, और बाद में यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। सही हो गया। DVT के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। सही हो गया। और अगर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हो या रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हो, तो आपने CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं करनी होती, बल्कि आप V/Q स्कैन, SPECT स्कैन करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर कुछ जनरल मेजर्स है जिसमें बेड रेस्ट देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड्स है, ओपियाइड्स देती है पेन रिलीफ करने के लिए। स्पेसिफिक मेजर के अंदर एंटी कोगुलेशन थेरेपी एंड फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, और वारफरिन दे सकते होते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर दे सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे सकते हैं, अल्टेप्लेस, 3 स्ट्रेप्टोकाइनेस है। ओके, और सर्जिकल थेरेपी में आप एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं, इंफीरियर वेना कैवा के फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब लेबल करते हैं तब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 25 हो और एक्सर्शन में प्रेशर आपका 30 मिलीमीटर और मर्करी हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में P2 साउंड लाउड हो जाती है और पैन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता होता है। और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस कार्डिक कैथेटराइजेशन है। ECG पे आपको टाल R वेव्स देखने को मिलती है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के अंदर वेज़ोडायलेटर इस्तेमाल करने हैं, लाइक एप्रोप्रोस्टिनोल। इसके अलावा बुसेंटीन है, एप्रोप्रोस्टिनोल था, बुसेंटीन है और सिल्डेनाफिल है। सही हो गया। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में आपको क्या क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं? आपको JVP ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलती है, A वेव्स आपको देखने को मिलती है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव होती है जो कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को इंडिकेट करती होती है, और आपको S3 S4 साउंड देखने को मिल सकती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द डाटा? तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से कोर पल्मोनियल हो सकता है, और कोर पल्मोनियल में 3 E's होते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, तो जब भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो आपको पिटिंग एडिमा मिलता है लोअर लिम्स का, एलिवेटेड JVP होता
होती है और इनलार्ज लीवर होता है, टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलती है और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। इसके बाद न्यूमोथोरैक्स वाला टॉपिक है। न्यूमोथोरैक्स वाले टॉपिक में आपको सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलैटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है, डिस्नी आपको देखने को मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट परकशन और देखने को मिलता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो, पल्स ज़्यादा हो और ट्रैकिया और एपेक्स भी डेविएट कर गई है दूसरी साइड पे, तो वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। ओके और अगर ट्रेकिया सेंट्रल है तो आपको वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलता होता है। अब न्यूमोथोरैक्स 3 टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस, ट्रॉमेटिक और टेंशन होता है। अब जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है। प्राइमरी में कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज नहीं होता और सेकेंडरी में कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज होता है। अब अंडरलाइंग लंग डिजीज सीओपीडी, अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकता है। अब यहाँ पे दोबारा इसने कोई और टाइप्स लिख दिया, ओपन क्लोज्ड या वाल्वुलर है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते हैं न्यूमोथोरैक्स में, तो न्यूमोथोरैक्स में आप एक्सरे कराओगे, इन एक्सपायरेशन या सीटी स्कैन करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, अगर प्राइमरी स्मॉल न्यूमोथोरैक्स है तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। प्राइमरी मॉडरेट टू लार्ज न्यूमोथोरैक्स है और ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो आपने थोरैकोसेंटिसिस करनी होती है। थोरैकोसेंटिसिस यही है कि वाइड बोन नीडल डिकम्प्रेशन है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स है तो आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है विद अंडर आर्टर सील है, इसको थोरैकोस्टोमी बोलते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। नेक्स्ट है कि अगर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो आपने प्लूरोडाइसिस करना होता है। सही हो गया, प्लूरोडाइसिस करना होता है, प्लूरल कैविटी को आप ओब्लिटरेट कर दोगे। अगर ओपन न्यूमोथोरैक्स है तो आप सर्जरी करते हैं और स्टीराइल ओक्लूसिव प्लास्टिक ड्रेसिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आपने क्या करना होता है, इमीडिएटली आपने थ्रैकोसेंटिसिस करनी होती है, वाइड बोन नीडल डिकम्प्रेशन करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, और आपने चेस्ट ट्यूब थ्रैकोस्टोमी करनी है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन या थ्रैकोस्टोमी करनी है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन, और उसको आपने जोड़ देना है अंडर वाटर सील के साथ, और आपने चेस्ट एक्सरे रिपीट करना होता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपने थ्रैकोटमी करनी है। ओके सही है। प्रीवेंशन में क्या होगा, आपने स्मोकिंग को छोड़ देना सीओपीडी के लिए, इसके अलावा एयर ट्रैवल को आपने अवॉइड करना होता है और डाइविंग को भी अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक वेल्वुलर टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स होता है जिसमें लंग्स और प्लूरल कैविटी के दरमियान कम्युनिकेशन आ जाती है, वन वे होती है। डैट मीन्स इंस्पिरेशन में एयर एंटर हो जाएगी लेकिन एक्सपायरेशन में लीव नहीं करेगी। ट्रैकिया और मीडियस टीनम को अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देगी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक करवा देती है। तो पेशेंट में सिम्टम्स क्या होंगे, सीवियर यूनिलैटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, कफ होगा। और साइंस में क्या होगा, इंस्पेक्शन में टैकिपनिया टैकीकार्डिया मिलेगा, पल्सेस पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा। और पाल्पेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पाल्पेशन में चेस्ट की मूवमेंट कम हो जाती है, परकशन में हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट मिलता है और ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड कम हो जाती है। मीडियस टीना भी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। एटियोलॉजी ट्रॉमेटिक होती है, इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है या कभी कभार स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी हो सकता है। सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पेशेंट है जिसको वॉर्सनिंग नमूनिया हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेड ब्राउन स्पोटम है। ओके अगर रस्टी स्पोटम होता है तो वो आपका निमोकोकस होता है, लेकिन अगर आपका रेड ब्राउन करंट जेली स्पोटम आ जाए तो वो क्लैप्सिला में देखने को मिलता होता है। ओके और ये जो कैविटेशन होती है ना लंग्स में, ये क्लैप्सिला की वजह से या स्टाफोरियस की वजह से देखने को मिलती है। तो ये की वर्ड्स था। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया इन एड्स, तो एड्स में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया होता है वो नीमोसिस जुरोवेकाई की वजह से देखने को मिलता है। बायलैटरल इन्फिल्ट्रेशन होती है लंग्स में। ओके इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्लू फिंगर नेल्स है। ब्लू फिंगर नेल्स है, डैट मीन्स साइनोसिस आपको देखने को मिल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। और वेंटिलेटरी फंक्शन टेस्ट कराया तो FEV1 ओवर FEC रेशो नॉर्मल मिल रही है, डैट मीन्स रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं। ATT है, ATT इस्तेमाल करने की वजह से ऑरेंज रेड यूरिन है, डैट मीन्स रिफेम्पिन ले लिया है। ओके नेक्स्ट है कि कॉफ है जिसमें कोपियस अमाउंट ऑफ फुल स्मेलिंग स्पुटम और हेमोप्टाइसिस है, तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस होता है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस HRCT होता है जिसमें ट्रैम लाइन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि एक विलेजर है जिसको डिस्निया हो रहा है, ट्रेकिया डिविएट हो चुका है, ऑपोजिट साइड पे वोकल रेजोनेंस ऑफ रेमिटस कम हो चुका है, डैट मीन्स के ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है लेकिन परकशन और डल आ गया तो ये प्लूरल इफियन आ जाएगा, स्टोनी डल आपको नोट देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जेंटलमैन है जिसको हिमोप्टोसिस है, कोपियस प्रोडक्शन ऑफ फुल स्मेलिंग स्पुटम है और क्लबिंग है, डैट मींस ये ब्रोंकिएक्टेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस है, ड्राई इरिटेटिंग कफ है, ड्राई इरिटेटिंग कफ है। और अगला पॉइंट है कि आपको क्लबिंग मिल रही है और लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स मिल रही है बेस पर, तो ये फाइब्रोजिंग एल्विलाइटिस में होता है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। 13 ईयर ओल्ड है जिसको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और स्वेट क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन स्वेट में ज़्यादा है, 60 मिलीमोल से ज़्यादा है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्या नहीं हो सकता, सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्लूरल फी नहीं देखने को मिल सकती। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिकस में है, तो स्टेटस एस्थमेटिकस में क्या नहीं देना होता, बेंजोडाइज़ेपिन नहीं देनी होती। बेंजोडाइज़ेपिन तो सीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बाकी सब चीज़ें आप देते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को सफ़र कर रहा था, उसको सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स हो गया। तो सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स का कौन सा फीचर नहीं होता, चार्ली ऑप्शन नहीं होता, शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, ये आपको देखने को नहीं मिलता होता। ओके, सही है। बाकी एब्सेंट लंग मार्किंग ये तो आपको नीमोथोरैक्स में देखने को मिल सकती है। आगे यहाँ के 62 ईयर ओल्ड ओपीएम एडिक्ट है जो कि क्लबिंग है, और ओपीएम एडिक्ट है, क्लबिंग हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, प्रोडक्टिव कफ और फीवर है, 62 ईयर्स का है, और इसको मोस्ट प्रोबेबली लंग एब्सेस डेवलप हो गया, क्योंकि क्लबिंग भी लंग एब्सेस में देखने को मिलती होती है। अब क्लबिंग की क्या कॉजेस होती है, क्लबिंग आपको देखने को मिलती है लंग एब्सेस में देखने को मिलती है, ब्रोंकिएक्टेसिस में देखने को मिलती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में देखने को मिलती है, फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। तो इसका क्या सही ऑप्शन नहीं होगा, ऑलवेज रिक्वायर सर्जिकल ड्रेनेज, ये सही बात नहीं है। अब एंटीबायोटिक से भी काम चला सकते होते हैं, सपोर्टिव केयर भी देना होता है। नेक्स्ट है कि एक हैवी स्मोकर है जिसको क्रॉनिक कफ और ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो विच क्लिनिकल साइन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कोर पल्मोनियल। तो कोर पल्मोनियल में क्या नहीं होता, लैटरल बेजल क्रैपिटेशन नहीं होती, ये तो आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है क्रैपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि जिसको अटैक्स हो चुका है, ब्रीदिंग अटैक्स है, पास में भी हो चुके हैं। ओके, अब वो इमरजेंसी में आया और उसको सीवियर ब्रीदिंग अटैक हो रही है जो कि यूजुअल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है। यूजुअल ट्रीटमेंट का मतलब है उसको पहले अस्थमा था और वह सावा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे ठीक नहीं हो रहा, और इसको साइनोसिस भी डेवलप हो गया, डेट मीन स्टेटस एस्थमेटिकस है, लेकिन कोई क्लबिंग नहीं है। तो ये अस्थमा का कंफर्म डायग्नोस हो गया, स्टेटस एस्थमेटिकस है। तो आप इसमें इनहेलेशन दोगे वेंटोलिन की, नेबुलाइजर फॉर्म दोगे साल्ब्यूटामोल की, एल्ब्यूटेरोल की या वेंटोलिन की, एक ही बात होती है। नेक्स्ट है केस है कि एक पेशेंट है जो कि एटीटी स्टार्ट करा और जॉन्डस हो गया, तो जॉन्डस लीस्ट लाइकली होता है वो इथेम्ब्यूटोल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका पीओ टू क्या है, सही है, पीओ टू सही है, पीसीओ टू आपको कम, पीसीओ टू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और बाइकार्बोनेट क्या हो गया, बाइकार्बोनेट भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। तो कौन सा लंग डिजीज पॉसिबल हो सकता है, अगर आप ए बी जीज को देखोगे, लाइक CO2 काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द ओके रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको देखने को मिल सकती होती है। पुअर ऑक्सीजनेशन है जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगी, और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, CO2 वाश आउट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस देखने को मिलेगा। एक 12 साल का बच्चा है जिसको ड्राई कफ और फीवर है 4 हफ्तों से, और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, राइट, बल्कि सॉरी बायलैटरल नहीं है, एक राइट साइड पे है, बायलैटरल होता तो वह सार्कोइडोसिस था, और कंसोलिडेशन भी है मिडल लोब की, और फीवर और कफ है, डैट मीन्स आपने टीबी को सबसे ऊपर रखना होता है। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है क्रॉनिक स्मोकर है जिसकी कफ एग्रेवेट होगी और ब्लड स्ट्रीम स्पुटम है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एक कैंसर होने के चांसेस है। तो आपने स्पुटम एग्जामिनेशन करना होता है, और फिर इसके बाद आपने इमेजिंग करानी है, ओके, ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी लेनी है या सीटी गाइडेड बायोप्सी लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडिल एज पर्सन है जो कि इमरजेंसी में आया विद शिवियर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ है, पहली दफा डेवलप हुई है, ब्लड प्रेशर 100/60 और बायलैटरल बेजल क्रैपिटेशन है। बायलैटरल बेजल क्रैपिटेशन ये आपको देखने को मिलते हैं पल्मोनरी एडीमा की वजह से, और पल्मोनरी एडीमा की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डेट मीन्स ये कार्डिक अस्थमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले पेशेंट में आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, कार्डिक अस्थमा, डेट मीन्स पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, तो आपने लूप डायरेटिक इस्तेमाल करने का। इसके अलावा लूप डायरेटिक है, मॉर्फिन है, नाइट्रेट्स है, ऑक्सीजन और पोजीशन आपने देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फीवर है, कफ है और लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, तो ये निमोनिया का डायग्नोस बन गया। ल्यूकोसाइटोसिस और 80% न्यूट्रोफिल है, डेट मीन्स एक्यूट निमोनिया है, लोबार निमोनिया, बैक्टीरिया निमोनिया। तो और कंसोलिडेशन मिल रही है मिडल लोब के अंदर। मेकोनियम आइलियस इक्विवेलेंट सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। कौन सी ड्रग एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा के अंदर जिसका रोल होता है, ओके, यानी ट्रिगर कर देती है अटैक को, तो ABC था, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग निमोनिया अकर्स फॉलोइंग द एक्सपोजर टू द बर्ड्स, बर्ड्स के एक्सपोजर की वजह से क्लैमिडिया सिटिकाई वाला निमोनिया हो जाता है। एड्स में जो मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो निमोसिस्टर जुरुविकाई होता है, 200 से कम में देखने को मिलता होता है, और इसमें जो प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों को ठीक करने के लिए कोट्रीमोक्सासोल देते होते हैं। कौन सी ATT कलर ब्लाइंडनेस कर देती है, या फिर आप कह सकते हो कि रेट्रोबल्बर ऑप्टिक नेराइटिस कराती है, तो वो इथेम्ब्यूटोल होती है। नेक्स्ट आगे बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती होती है। पोस्टुरल ड्रेनेज आप ब्रोंकिएक्टेसिस में करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्निया हो रहा है 6 महीनों से, अब डिस्निया उसको रेस्ट पे भी हो रहा है, डैट मीन्स कि ये स्टेज 4 से बिलोंग कर रही है, लेकिन उसको कोई चेस्ट पेन, सिनकोपी और पाल्पिटेशन नहीं है, नॉन स्मोकर है। और अगर आप देखो JVP बढ़ गया है, बायलैटरल एंकल एडिमा बढ़ गया है, टेंडर हिपैटोमेगैली है, चेस्ट एक्सरे में पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, डैट मीन्स कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। तो क्या एक्स्ट्रा फाइंडिंग मिलेगी कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, आपको अर्ली थर्ड हार्ट साउंड मिल सकती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से, और JVP बढ़ जाती है इंस्पिरेशन में, इसको बोलते हैं कुस्मोल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लेंट्स ऑफ फीवर और प्रोडक्टिव कफ फॉर द पास्ट 2 मंथ्स है, और जो स्पुटम है वो कोपियस इन अमाउंट ऑफ फूल स्मेलिंग है, कोपियस इन अमाउंट ऑफ फूल स्मेलिंग है, और
लाइक अगर आप देखो उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पास्ट में हो चुका है, अगर टीबी की पास हिस्ट्री है तो टीबी वापस आ चुका है या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेड 3 की क्लबिंग आपको देखने को मिल रही है, कोर्स क्रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, पेरी ब्रोंकियल थिकनिंग है लेफ्ट अपर लोब में, रिंग शेडोज आपको देखने को मिल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक? ओके, आई थिंक दिस शुड बी द ब्रोंकिएक्टेसिस। और ब्रोंकिएक्टेसिस में आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मिलता होता है, आई थिंक HRCT आपने कराना है, मेरे ख्याल से HRCT बनता होता है। ओके, टीबी वाले पेशेंट में आपको ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है, फिर भी आप इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक पेशेंट है जिसको कफ है, पीरियोडिक ब्रेथलेसनेस, पीरियोडिक कभी होती है कभी नहीं होती, और वीजिंग है, तो ये अस्थमा का ट्रायड बता दिया, फैमिली हिस्ट्री है अस्थमाटिक की। ओके, तो कौन सा टेस्ट है अस्थमा को एम्फीसीमा से डिफरेंशिएट कर देता है? वो है ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स है, क्योंकि एम्फीसीमा तो COPD से आता है ना, और COPD तो रिवर्सिबल होता है। अगर वो रिवर्स नहीं होता, यानी ये ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद FEV1 12% तक बढ़ नहीं बढ़ती, तो वह एम्फीसीमा है। अगर इंप्रूव हो जाती है तो वह अस्थमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको मेडिकल इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया विद हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस है, साइनोसिस है, टेकिपनी और हाइपर रेजिडेंट परकशन आउट है, और ट्रैकियल शिफ्ट हो गया दूसरी साइड पे, तो टेंशन हीमोथोरस का सिनेरियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट जिसका पेल्विक फ्रैक्चर हुआ और ARDS हो चुका है, थर्ड डे पर ICU पर यानी एडमिट किया हुआ था, रेस्ट करा था, तो DVT हुआ होगा, DVT की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिर गया है। ओके, CVP 25 पे चला गया, ब्रेथ साउंड कम हो गया, डैट मीन्स इसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको फीवर है, ब्रेथलेसनेस और ड्राई कफ है फॉर लास्ट 6 मंथ है, और अब वो बढ़ना शुरू हो गई है एपिसोड्स। अल्कोहल नहीं पीती लेकिन वो पैरट्स रखती है, परिंदों की वजह से क्या आपको देखने को मिल सकता है? हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस है, और ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। कैसे पता लगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है? FEV1 ओवर FVC रेशो नॉर्मल या उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके बारे में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? आपने एक्सपोजर को कम से कम करना है, बर्ड के एक्सपोजर को, मेन यही होता है ट्रीटमेंट। आगे चलते होते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 35 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि COPD वाले पेशेंट में सबसे बेस्ट है जो सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी और स्मोकिंग को आपने छुड़वा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते होते हैं। स्टोनी डल परकशन नोड आपको देखने को मिलता है, प्लूरल वियन में देखने को मिलता होता है। एक पेशेंट है जिसको राइट साइडेड लोबार निमोनिया, तो उस साइड पे आपको क्या मिलेगा? ब्रोंकियल ब्रीदिंग देखने को मिलती है। कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स, इसमें आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग आपको देखने को मिलती है, और वोकल रेजोनेंस, वोकल फ्रेमिटस भी कंसोलिडेशन वाले एरियाज में आपको बढ़ जाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और विस्लिंग साउंड है, डेट मीन्स बायलैटरल वीजिंग है, तो ये एस्थमा का सिनेरियो बताया हुआ है। ओके, तो एस्थमा के सिनेरियो के अंदर कौन सी मेडिकेशन करवाती है? तो आपको मैंने बताया था ABC से एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, और आपकी आ जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाती है। ओके, सही है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई बेजिलर फाइन क्रैपिटेशन है। फाइन क्रैपिटेशन ये पल्मोनरी एडिमा की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन क्लबिंग भी है और सेंट्रल साइनोसिस भी है, क्लबिंग भी है और सेंट्रल साइनोसिस भी है। इसके अलावा और उसको ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी है, क्लबिंग है, सेंट्रल साइनोसिस है, और क्रैपिटेशन आपको देखने को मिल रही है, तो ये फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस होता है, तो इसमें आपने HRCT करवाना है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलती है। एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि डिस्निया की इवैल्यूएशन के लिए आई है, लेकिन अब डिस्निया प्रोग्रेसिव है, उसको कोई चेस्ट पेन वगैरह नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में JVP बढ़ा हुआ है और पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, डेट मीन्स कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कुस्मोल साइन, जो कि JVP बढ़ जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन प्रोडक्टिव कफ है, फीवर और एनोरेक्सिया है, डायरिया भी आपको देखने को मिल रहा है। डायरिया जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगता है कि ल्यूजिनीला का सिनेरियो है, लेकिन कोल्ड एगुलुटिन पॉजिटिव है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया में देखने को मिलता है। अगला सिनेरियो रिपीट हो रहा है कि पेल्विक फ्रैक्चर है, ARDS हुआ, उसकी वजह से पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है 2 दिन पहले, DVT हुआ होगा, DVT से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। सही हो गया। कितने MCQ है इसके? इसके तो अच्छे खासे MCQ है। ओके, थोड़ी सी हमें स्पीड मारनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। नहीं, ये तो रिपीट हो रहा है, ये सफ़ा, आई नो ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद लेकिन ये मुझे सही से सफ़ा नज़र नहीं आ रहा इतना अच्छे से, बहुत ज़्यादा ब्लर सफ़ा है। हम्म, अब मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, तो आई थिंक मुझे फिर अब किताब वगैरह खोलनी पड़ेगी इसके लिए। अब मैं सीधा MCQs विदाउट ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। सही है।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं अब वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा। अच्छा, अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की और आपको रेडियोलॉजी में हेलो साइन मिल रहा है तो वो इन्वेसिव एस्परजिलोमा होता है और इसमें वोरिकोनाजोल इस्तेमाल करनी होती है। अगर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है तो आपने इसमें इस्तेमाल करनी होती है, आपने क्या इस्तेमाल करना होता है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में, स्टेरॉइड और इट्राकोनाजोल इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कोल वर्कर है और रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, डेट मीन्स कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, तो एम्फीसीमा हो सकता है। अगर किसी को बायलैटरल प्लूरल एफियन है आफ्टर द फ्लू इन्फेक्शन तो स्टेफ 4 का इन्फेक्शन होता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस में ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी डायग्नोसिस के लिए और स्टेजिंग के लिए चेस्ट एक्सरे कराते हैं। नेक्स्ट है कि नीमोथोरेक्स में जो अप्रोप्रिएट स्टेप होता है, पहले थ्रैकोसिंथेसिस करते हैं फिर थ्रैकोस्टोमी करते हैं। अगर किसी को नैरो कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया विद नो पी वेव है, डेट मीन सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, तो एडिनोसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अस्थमा वाले पेशेंट में, ठीक है। वरना एडिनोसिन तो इसके लिए इस्तेमाल होती है एसवीटी के लिए। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सस्पेक्टेड अस्थमा, अगर किसी को सस्पेक्टेड अस्थमा है तो टेस्ट का नाम होता है मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है। FEV1 20% तक गिरनी चाहिए आफ्टर 20 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है बैकासोसिस, बैकासोसिस आपको शुगर किन की वजह से होता है, बिसिनोसिस कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से होता है। ओके, अगर किसी को सर्जरी हुई है, कोई बड़ी सर्जरी हुई है और डिस्निया हुआ है तो डैट मीन्स उसको कोई लंग इंजरी सर्जरी हुई है और उसके बाद डिस्निया हुआ है, कोई लंग इंजरी हुई है, सेप्सिस हुआ तो ARDS हो जाएगा और ARDS की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, तो आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाभा इस्तेमाल करनी होती है। FEV1 ओवर FEC रेशो एस्थमा में कम हो जाती है, 70% से नीचे आ जाती है। आइस की प्रॉब्लम इथेम्ब्यूटोल की वजह से होती है। कलर ब्लाइंडनेस और रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। V/Q स्कैन होता है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा आप इस्तेमाल करते होते हैं किसी का कहने का मतलब है कि रीनल फेलियर उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्मोकर है और कफ का करेक्टर ड्राई से पुरुलेंट में हो रहा है, डेट मीन्स मैलिग्नेंसी की निशानी है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अल्कोहलिक है, आईवी ड्रग यूज़र है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन करनी है मैंने। ओके, आईवी ड्रग यूज़र की वजह से HIV हो सकता है, इस केस में बायलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेट हो गए नीमोसिस जीरो वेकाई की वजह से। ओके, इसके बाद है कि ड्रग फॉर ल्यूजनिला निमोनिया, आई थिंक आई एम द ओके, यहाँ से सही से नजर आ जाएगा। ओके, अच्छा, नोट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कैविटी ऑन एक्सरे, कैविटी माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से नहीं होती, कैविटी स्टेफ ऑरियस की वजह से या क्लैप्सिला की वजह से होती है। ड्रग और चॉइस फॉर लीजियनिला नीमोफिला तो वो CR होता है, ये CR अब माइकोप्लाज्मा निमोनिया में भी करते हैं। CR से क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पिन है, डार्क्यूरिन और जॉन्डस। ओके, सारे ATT की वजह से देखने को मिलता है सिवाय इथेम्ब्यूटोल के। अगर आपने एम्फीसीमा की प्रोग्रेशन को रोकना है तो आपने स्मोकिंग को छुड़वा देना है और सर्वाइवल को बढ़ाना है तो आपने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी इस्तेमाल करनी है। अगर कोई लेडी लंबा सफर तय करके आई है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में देखने को मिलता है 4 घंटों से ज़्यादा वाले में। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है और इंस्पायरेशन में पल्सलेसनेस है, इस साइन को बोलते होते हैं हम पल्सेस पैराडॉक्सिस बोलते होते हैं। और पल्सेस पैराडॉक्सिस क्यों होता है, एट्रियल फीलिंग की वजह से होता है। अगर लाउड P2 है तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर भी देखने को मिल सकता है। असल में पैन सिस्टोलिक मर्मर हुआ होगा, पैन सिस्टोलिक मर्मर माइट्रो रिगर्जिटेशन की वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया और P2 लाउड हो गया। ग्रेव साइन इन एस्थमा, जो गंदा साइन होता है एस्थमा में, वो साइलेंट चेस्ट का आना, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट का 33% से नीचे हो जाना, एक ही सांस में सेंटेंस को कंप्लीट ना करना, SS3 मसल ऑफ एक्सपायरेशन को यूज़ करना। FEV1 ओवर FEC रेशो 70% से कम है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है जो कि COPD एस्थमा और ब्रोंकिएक्टिसिस होती है। प्लूरल फियन को अगर एक्सरे पे नजर आना चाहिए तो 200 ml का फ्लूइड चाहिए होता है। अगर आपको राइट एपेक्स में सिर्फ ट्रांसलूसेंसी मिल रही है, कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, तो वो बुल्ले होते हैं और ये बुल्ले रप्चर होने के बाद प्राइमरी नीमोथोरेक्स करा सकते हैं। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। 2 मंथ स्पुटम कल्चर कन्वर्जन, इसका मतलब है कि जो आपने स्पुटम कलेक्ट किया था 2 महीनों पर, जो कल्चर नेगेटिव था, ओके, पहले कल्चर पॉजिटिव था वो कल्चर नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ATT। क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फेक्शन है, कॉपियस अमाउंट ऑफ स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा है, फुल स्मेलिंग स्पुटम है, हिमोप्टिसिस है तो ये ब्रोंकिएक्टिसिस होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ COPD, अगर 86% से कम है ऑक्सीजन, CO2 बढ़ गई है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और स्टेरॉइड्स देने होते हैं। ओके, नॉन स्मोकर फीमेल है, नॉन स्मोकर में फीमेल में जो कैंसर होता है वर्टिनो कार्सिनोमा होता है, पेरिफेरल मास क्रिएट कर देता है। टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इन्वेस्टिगेशन और चॉइस के गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस, अब ना प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो रिस्पिरेटरी सेंटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, तो जिसमें आपको रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस देखने को मिल सकता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, तो आपने रीअश्योरेंस करनी होती है। इसके बाद है कि अगर किसी को ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है तो अपने ऑक्यूपेशन को आप
आपने कहना है कि आप उसको छोड़ दो या एक्सपोजर कम से कम करो। अगर सीओपीडी में सर्वाइवल को बढ़ाना है तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी है, और इसके अलावा स्मोकिंग को छुड़वाना होता है। पीएच कम है और CO2 ज़्यादा है तो ये रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया ड्यू टू बर्ड एक्सक्रीटर तो क्लैमिडिया सिटी का ही होता है। रैश और आर्थेल्जी एथेनब्यूटोल में देखने को मिलता होता है। अगर पीएच 7.2 से कम है सीओपीडी में तो इस केस में आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी होती है। ओके, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सार्कोइडोसिस तो वो चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें आपने स्टेज 1 में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी थी, स्टेज 2 में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी प्लस पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट था, 3 में सिर्फ पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट था और स्टेज 4 में आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पल्मोनरी बॉलिज्म तो वो डी डायमर्स होते हैं और रिपीटेड डायरिया और बायलैटरल कोर्स क्रेपिटेशन और क्लबिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एसोनियाजाइड की वजह से होता है। फ्लूइड एस्पिरेशन के बाद आपने मैनेजमेंट करनी है, सक्शन करना ताकि मजीद एस्पायरेशन अमोनिया ना हो जाए। ट्रैकिया शिफ्ट अपोजिट साइड पे तो वो नीमोथोरैक्स या टेंशन नीमोथोरैक्स में होता है। टकीकार्डिया हाइपोटेंशन है, साइनोसिस और जेवीपी एलिवेटेड है। इसने लिखा हुआ है एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, आई डोंट थिंक सो ये पल्मोनरी बॉलिज्म बनता है मेरे ख्याल से, आई थिंक, लेकिन यहाँ पर इसने डिस्निया वगैरह नहीं दिया हुआ। बायलैटरल वीज में जो ड्रग होती है बीटा ब्लॉकर नहीं देते, बीटा 2 एगोनिस्ट देते होते हैं, ये भी गलत लिखा हुआ है। ब्रेथलेसनेस इन 100 kg मैन है तो जो ब्रेथलेसनेस होती है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है। टीबी में जो कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है स्पुटम कल्चर होता है, एलजे मीडियम इस्तेमाल करते हैं। सीओपीडी में सर्वाइवल को बढ़ाना तो आपने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी या स्मोकिंग को छुड़वा देना है। ब्रेथलेसनेस है, डिस्निया है, कफ है, क्लबिंग है और लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स है लंग की बेसिस पर तो ये फाइब्रोजिंग एल्विलाइटिस, इसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है, राइट आर्म की पैरालिसिस होगी और कैविटेशन इन लंग्स है तो मेड्स टू द ब्रेन, वैसे लंग का कैंसर ब्रेन में जा सकता होता है, सही है। ओनली ड्रग काजिंग द ऑकुलर प्रॉब्लम है, लाइक कलर ब्लाइंडनेस है और इसके अलावा और क्या करवाती होती है, रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है तो एथेनब्यूटोल होती है। ऑरेंज रेड यूरिन ये रिफेम्पिन की वजह से देखने को मिलता है। अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल मिला है और डिस्निया हो गया या ERDS की हिस्ट्री है फॉलोइंग पेल्विक फ्रैक्चर तो उसकी वजह से पल्मोनरी बॉलिज्म हो सकता है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन डी डायमर होती है। इन्वेस्टिगेशन ट्राइसिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। प्रेगनेंसी में आप V/Q स्कैन या SPCT करा लोगे। ECG में मोस्ट कॉमन पैटर्न आपको साइनस टकीकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा S1Q3 T3 होता है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी ये सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी या स्टेजिंग के लिए आप चेस्ट एक्सरे करा लोगे। ट्रीटमेंट में स्टेज 1 और 2 है तो रिएश्योरेंस और एनसेड है। 3 और 4 में प्रेडिनिसोलोन इस्तेमाल करते हैं। सीओपीडी में अगर आपने सर्वाइवल को बढ़ाना तो आपने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। इसके अलावा स्मोकिंग को क्वाइट करना है। क्रॉनिक फुल स्मेलिंग स्पुटम है, हिमोप्टेसिस है, कॉपियस स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। इसमें आपने HRCT कराना है जिसमें आपको ट्रैम लाइंग अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा तो उसमें आपने साबा इस्तेमाल करना होता है। साल्ब्यूटामोल, वेंटोलिन, एल्ब्यूटिरोल होती है। ग्रेव साइलेंट चेस्ट होता है और आपने एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी होती। सडन यूनिलैटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन है जिसमें चेस्ट की मूवमेंट कम है। हाइपर रेजोनेंट परकशन हो रहा था, टेंशन नीमोथोरैक्स होता है। ऑपोजिट साइड पे ट्रैकिया की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट इनिशियली थोरैकोसेंटेसिस होता है और बाद में आप थ्रैकोस्टमी करते हैं। प्लूरल फियन के अंदर स्टोनी डल परकशन नोट देखने को मिलता है। बर्ड एक्सक्रीटर की वजह से जो नमूनिया होता है वो क्लैमिडिया सिटी का ही होता है। इसमें आपने एक्सपोजर को मिनिमाइज कर देना है। एटिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह से होता है। कोल्ड एग्लूटिनिन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। ट्रीटमेंट CR होता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पिन। अगर FEV1/FVC रेशो नॉर्मल है ओके तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है और अगर कम हो जाती है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है।